गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछले रिवीजन क्लास तक जो डीओएल, डीएफएल और डीसीएल के बेसिक वाले फॉर्मूलाज थे उन पर बात कर ली थी, और मैंने फिर आपको कई सारे एग्जामिनेशन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो करवाए थे। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, डीओएल, डीएफएल और डीसीएल के जो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज थे परसेंटेज चेंजेस वाले, उन पर हमें डिस्कशन करना है आज। ठीक है, तो मैं जैसे हमेशा करता हूं, पहले थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि आप उन बातों को आराम से समझ पाएं। देखिए, डीओएल, डीएफएल और डीसीएल के जो परसेंटेजेस वाले फॉर्मूला हैं उनको समझने के लिए ना मुझे आपके साथ पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करना पड़ेगा। जब मैं वो कुछ बातें हैं जो मैं आपको डिराइव करवा दूंगा, तो वो करने के बाद फिर परसेंटेजेस वाले फॉर्मूला को समझना कोई बड़ी डील नहीं रह जाएगी। अब वो डिस्कशन में स्टार्ट करूंगा आपके साथ एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसे आप ये सामने एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सारा हाइपोथेटिकल डेटा है। इसमें सारी बातें जो लिखी हैं, फिगर्स जो लिखी हैं, सारी एज्यूम्ड फिगर्स है। ये मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल हम अभी ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद ही हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है वो रुक जाती है। अदरवाइज आगे प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता है, लेकिन अभी मैंने कहा हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 500 की अर्निंग्स है, ये सारी की सारी इक्विटी वालों के लिए है। मैंने यहां पर एक एडिशनल काम और किया है कि यहां पर आपके लिए एक ईपीएस और कंप्यूट कर दी है। अब अर्निंग पर शेयर हमेशा होती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम सीए में सब्जेक्ट में रेशियोज रिवाइज कर रहे थे, तो वहां पर मैंने अर्निंग पर शेयर को लेके आपको सारी बातें एक्सप्लेन की थी, बट फिर भी यहां पर एक आइडिया दे दूं। क्योंकि ये 500 जो है, ये इक्विटी वालों के लिए जो टोटल अर्निंग्स अवेलेबल है, मुझे अगर यही अर्निंग एक शेयर की निकालनी हो तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसे डिवाइड कर दीजिए। हमने टोटल 500 की कमाई करी, और इस 500 की कमाई को खाने के लिए 100 लोग हैं, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आपको एक शेयर की अर्निंग मिल जाएगी, जिसको हम ईपीएस बोल देते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की मदद से मैं अपने डिस्कशन को बढ़ा रहा हूं आगे। अब ध्यान से प्लीज सुनते जाइएगा। मान लीजिए हमारी जो सेल्स है वो 20% से बढ़ जाती है। अगर हमारी सेल 20% से बढ़ेगी तो 10,000 का 20% होता है 2,000, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 12,000। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स के प्रोपोर्शन में ही बढ़ती है, तो 6,000 का 20% ये भी बढ़ जाएगा, मतलब 1200 से ये भी बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 7200। अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा बहुत याद हो तो आपको याद होगा, ये जो रेशो है, अगर हम इसको 6,000 अपॉन 10,000 कर दे तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट रेशो बोलते थे। तो 6 अपॉन 10 इंटू 100 अगर देखोगे तो कितना आता है? 60%। यहां पर भी देख लीजिए 60% ही है। भाई वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना, अगर प्राइसेस में बदलाव ना हो तो 60% ही है। उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 4800। यहां पर भी अगर आप चेक करेंगे तो 40% है, यहां पर भी अगर आप चेक करेंगे तो 40% है। कहने का मतलब ये पीवी रेशो भी दोनों जगह सेम ही रहती है। इतना जितना मैंने बोला अभी, इसको अगर आप देखें, हमने कहा सेल्स हमारी 20% से अगर बढ़ती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी फिर उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है, 20% से बढ़ती है, तो हमारे कंट्रीब्यूशन का बदलाव भी अगर आप देखोगे तो 20% का ही होता है। बदलाव कभी अगर आप ना निकाल पाए कि परसेंटेज चेंज कैसे आता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। जितना भी चेंज हो, 4,000 से 4800 हुआ है, चेंज कितना है? 800, डिवाइड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था? 4,000। 800 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100 अगर आप निकालोगे तो दिस विल कम एज 20%। चेंज निकालने का तरीका क्या होता है? चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है जी, 20% है। अभी सिर्फ मैंने इतनी ही बातें बोली और आपने एक बात डिराइव कर दी कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। मतलब मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि सेल में 20% का बदलाव आया है, तो इट इंप्लाइज कि कंट्रीब्यूशन में भी 20% का बदलाव आएगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। अगर सेल 10% से गिरेगी तो कंट्रीब्यूशन भी 10% से गिरेगा, क्योंकि सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में जो चीज है वो भी वेरिएबल ही है। इस करके सेल्स का परसेंटेज चेंज और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज हमेशा सेम रहता है। इस बात को इसी एग्जांपल के नीचे हम लिखेंगे भी। इसी एग्जांपल के नीचे हम लिखेंगे, एक नोट करके लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेल्स is equals to percentage change in contribution।
मैं ना आपके लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये जो कंट्रीब्यूशन का चेंज परसेंटेज में हमने कैसे कंप्यूट किया, 800 डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, कितना परसेंट है ये, 20%। सेल्स में चेंज कितना है अमाउंट वाइज, 2000 डिवाइड बाय ओरिजिनल सेल कितना है, 10,000 इंटू 100, ये कितना हो गया, 20%। तो अभी तक हमने यही बात डिराइव करी है कि कंट्रीब्यूशन का चेंज और सेल्स का परसेंटेज चेंज होता है वो सेम होता है। आइए अपनी इनकम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताइए कि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही रहने वाली है। हाँ सर, वो तो सेम ही रहने वाली है। 2000 हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे, 2000 माइनस करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 2800। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी तो सेम रहने वाली, बिकॉज ये भी फिक्स ही होती है। हाँ जी सर, ये भी फिक्स होती है, तो ये भी यहाँ पर सेम आ जाएगी, 1000 रुपए, और ये हो जाएगा 1800। और क्योंकि हमारा टैक्स का रेट 50% का है, तो 1000 का 50% निकाला 500, 1800 का 50% कितना आ जाएगा, 900 रुपए। और ये हमारा कितना बचेगा, 900। क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 100 है, तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल आएगा 900 डिवाइड बाय 100, 9 रुपीज। ठीक है जी। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ आपके सामने इनकम स्टेटमेंट को पूरा कर दिया। फिक्स खर्चे सेम रहते ही हैं, टैक्स का परसेंटेज आपको पता ही है, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना होता है, ये बात आपको पता है। इनकम स्टेटमेंट हमारी पूरी हो गई। अब हम आगे क्या बात डिराइव करेंगे, ध्यान से प्लीज देखिएगा। मुझे ये बताएंगे कि ईबीटी का परसेंटेज चेंज क्या है। सर ईबीटी का परसेंटेज चेंज निकाल लो। चेंज इज 800 डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। 800 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 होता है 80%। इसका मतलब ईबीटी का चेंज जो है वो कितना है, 80% से बढ़ गया। मुझे बताओगे व्हाट इज द ईएटी परसेंटेज चेंज। सर ईएटी में चेंज आया है 400 का, ओरिजिनल है 500 इंटू 100। अरे सर ये भी सेम आ गया, 80% आ गया। मतलब हम एक बात यहां पर और डिराइव कर रहे हैं कि ईबीटी का चेंज और ईएटी का चेंज, ध्यान रखें, इस ईबीटी का चेंज और ईएटी का परसेंटेज चेंज सेम होता है। और सेम क्यों होता है, क्योंकि दोनों जगह से आपने सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स माइनस किया है। इधर भी 50% है, इधर भी 50% है, तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगी उसका चेंज भी बिल्कुल बराबर होगा, ईबीटी जैसा होगा। आप जरा अभी मैंने आपको एक बात बताई कि यहां पर अगर आप देखें वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या है। सर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% है। भाई अगर आप यहां पर वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकालोगे तो कितना निकालोगे, 60%। यहां पर भी कितना निकालोगे, 60%। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि आपने दोनों जगह से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो 60% यहां से 60% यहां से माइनस किया, तभी कंट्रीब्यूशन जो आया वो दोनों जगह 40% बचा। तभी सेल का चेंज और कंट्रीब्यूशन का चेंज सेम था। ठीक ऐसे ही यहां पर वेरिएबल कॉस्ट की जगह टैक्स है, जिसका परसेंटेज दोनों जगह सेम है, 50% 50%। क्योंकि मैंने दोनों जगह से हाफ अमाउंट उड़ाया है, तो इसलिए ईबीटी और ईएटी का भी परसेंटेज चेंज आप देखोगे सेम आएगा, हमेशा हमेशा। आप चाहे कोई भी और लेवल लेके देख लीजिएगा। अच्छा अब एक बात और नोटिस करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, तो आप क्या कहोगे, सर ईपीएस 4 रुपए से बढ़ी है, ओरिजिनल 5 था, 4/5 इंटू 100। अरे सर ये भी 80% आया। यहां पर भी परसेंटेज चेंज देखें तो 80% ही है। अच्छा अब ईपीएस का भी परसेंटेज चेंज सेम क्यों आया, क्योंकि आपने दोनों जगह 100 से ही तो डिवाइड किया है। भाई मैं यहां से भी 100 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां से भी 100 से डिवाइड कर रहा हूं, तो परसेंटेज चेंज सेम आना चाहिए। और छोड़ो सब बातें, आप मुझे ये बताओ, ये 500 क्या है, सर ये 500 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 900 क्या है, सर ये भी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। अच्छा ये 5 क्या है, सर ये ईपीएस है। नहीं, इसको ईपीएस की नजर से मत देखो, ये आप देखो ये भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही तो है, लेकिन एक शेयर का है। आप जरा सोचें, भाई आपने इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया। मतलब अगर मैं यहां पे ध्यान से सोचूं, ईपीएस क्या है, ये भी पैट ही है लेकिन एक शेयर का है। ये 5 रुपए और 9 रुपए क्या है, ये भी पैट ही तो है लेकिन एक शेयर का है। अगर ये भी पैट है और एक शेयर का है, तो इसलिए एक शेयर का पैट हो या टोटल पैट हो, परसेंटेज चेंज तो दोनों जगह सेम ही आने वाला है। तो कहने का मतलब यहां पर एक बात और हो गई यहां पर कि ईबीटी का, ईएटी का और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है। इन बातों को यूज करूंगा मैं अभी आगे चल के परसेंटेज वाले फॉर्मूला में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। हमने दो बातें डिराइव कर ली इस एग्जांपल से कि सेल्स का परसेंटेज चेंज और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम होता है, ईबीटी, ईएटी और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है। अब इस बात को भी नीचे यहां पर लिखेंगे हम, परसेंटेज चेंज in EPS is equals to percentage change in earning after tax is equals to percentage change in earning before tax.
चलिए अब ना इस एग्जाम्पल में ना एक बार गिरा के देखते हैं, ठीक है, एक बार जो ये इंक्रीज किया है एक बार रिड्यूस करके भी देख लेते हैं और परसेंटेज चेंज इस बार बदल देंगे। कितना कर दें इस बार बताओ भाई, कितने से गिराएं, 10% से गिरा दें क्या? हाँ सर ठीक है 10% से गिराइए, ये ओरिजिनल वाले डेटा से गिराएंगे, ठीक है, ये 10,000 ये वाला डेटा इससे गिराएंगे। 10,000 का 10% गिराओ भाई, कितना होता है सर? 10,000 का 10% होता है 1,000, तो ये गिर के हो जाएगा 9,000, ठीक है जी। तो 6,000 का 10% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5400 हो जाएगा, और हमारा ये आ जाएगा 3600 आ जाएगा। आप चेक कर लो, ठीक है। और आप देखोगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितना है, सेम 60% ही है। 9,000 का 60% कितना होता है? 5400, 5400 होता है। अच्छा हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है, हाँ जी सर फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है 2000, तो ये कितना हो गया? 3600 माइनस 2000, 1600 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये इंटरेस्ट कॉस्ट भी सेम रहने वाली है 1000, और ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 300 रुपये हम सरकार को दे देंगे क्योंकि 50% का टैक्स रेट है, ये हमारा हो जाएगा 300। और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? ये तो सेम ही रहे, 100 ही रहेंगे, तो 300 डिवाइड बाय 100, 3 हो गया। अब एक बार चेक कर लो कि क्या परसेंटेजेस चेंजेस है। ध्यान रखना ओरिजिनल वाले डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले से कंपेयर करेंगे क्योंकि इसी से गिराया ना हमने। अच्छा अब आप चेक कर लो, ये 10,000 से 1,000 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? सर ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा 10,000 से 9,000 हो गया, 1,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। जरा बताना कितना चेंज आया? सर ये -10%, है ना, -10% ही हो ना। आप चेक कर लो, ये 4,000 ये 3600, तो कितना चेंज आया? 400 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100, कितना हो रहा है? ये भी -10%। इससे क्या कंक्लूड किया? सेल्स का परसेंटेज चेंज कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम होता है। आइए अब जरा चेक करेंगे ईबीटी का। सर ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा 10,000 से 9,000 हो गया, इसका मतलब चेंज आया 1,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल 10,000 इंटू 100। सेल्स हमारी गिर गई कितने से? 10% से गिर गई। कोई दिक्कत नहीं सर। कंट्रीब्यूशन देखो सर, सर कंट्रीब्यूशन 4,000 से 3600 हो गया, इसका मतलब चेंज आया 400 का। चेंज आया कितने का? 400 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना है? 4,000 इंटू 100, ये भी आ गया कितना? 10% से गिरावट। इसका मतलब देख रहे हैं आप, सेल्स का परसेंटेज चेंज कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम ही है। और आगे अगर हम देखें ईबीटी का, ईबीटी के अगर जरा फोकस करें, ईबीटी हमारा है 1000, 1000 से कितना हो गया? 600, 1000 से 600 होने का मतलब चेंज इज 400, चेंज इज 400 डिवाइड बाय ओरिजिनल 1000, 400 डिवाइड बाय ओरिजिनल 1000 इंटू 100, ये गिर गया हमारा 40% से। ये कितना गिर गया? 40% से। अब मैं आपको पहले ही बता सकता हूं कि ईएटी का चेंज और ईपीएस का चेंज, मतलब ईएटी की गिरावट और ईपीएस की गिरावट भी 40% ही होगी। आप जरा चेक करें, हमारा जो ईएटी है 500, 500 से घट के कितना हो गया? 300, 500 से घट के 300 होने का मतलब है चेंज इज 200 डिवाइड बाय ओरिजिनल 500 इंटू 100, निकाल लीजिए, ये भी कितना आ रहा है? -40 आ रहा है। और इवन ईपीएस का चेंज भी देखोगे, चेंज इज 2 डिवाइड बाय, आप देखो ना, ये हमारा 5 था, 5 से 3 हो गया, तो इसका मतलब चेंज कितना है? 2 का, डिवाइड बाय ओरिजिनल 5 इंटू 100, और ये भी हमारा कितने से गिर गई? ये भी हमारी 40% से गिर गई। तो हमने अब ये फाइनली कंक्लूड कर लिया है कि सेल्स का और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम रहता है, ईबीटी का, ईएटी का और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम रहता है, चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो। सेल्स और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम क्यों रहता है? क्योंकि बीच में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दोनों जगह सेम परसेंटेज से माइनस होती है। ईबीटी और ईएटी का परसेंटेज चेंज सेम क्यों होता है? क्योंकि टैक्स का रेट भी सेम होता है। और ईपीएस का भी चेंज सेम क्यों होता है? क्योंकि दोनों जगह आपने सेम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया है। चाहे ईएटी बोल लो या ईपीएस बोल लो, ईपीएस भी तो है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही, बस फर्क इतना है कि वो एक शेयर की है। तो मेरे ख्याल से इतने कंक्लूजन्स पहले अपने दिमाग में बिठाओ, फिर हम अपने इस डिस्कशन के बेसिस पर परसेंटेजेस वाले फॉर्मूला के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। अच्छा अब ना ये सेम एग्जांपल लेकर मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा, और आगे बढ़ने के लिए मुझे ना एक परसेंटेज चेंज और चाहिए होगा जो मैंने अभी कंप्यूट नहीं करवाया, और वो है ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज। मुझे जरा बताइए ये चेंज कितना है? सर आप चेंज देखें, 2000 से 2800 हो गया, इसका मतलब चेंज अमाउंट में 800 का है, डिवाइड बाय ओरिजिनल 2000,
इंटू 100, कैलकुलेट करो फटाफट। 800 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100 कितना होता है? ये मेरे ख्याल से 40% आ रहा होगा, आप जरा कैलकुलेट करके बताओ। हाँ सर ठीक कह रहे हो आप, 40% ही आ रहा है, इसका मतलब ईबीआईटी का चेंज 40% का है। अच्छा दूसरे वाले लेवल में आप बताइए, ये 2000 था, ये 1600 कर दिया, इसका मतलब चेंज जो था वो 400 का था, 400 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, और ये चेंज आया था, ये 20% से आया था, है ना? ये चेंज कितने से था? ये चेंज हमारा 20% से था, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये हमारा 20% से बदलाव आया था। मैंने आपके सामने सारे चेंजेस लिख दिए। हमने ये बात अभी ऑब्जर्व कर ली कि सेल्स का परसेंटेज चेंज और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम होता है, ईबीटी का, ईएटी का और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है। आप देख लीजिए ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज कुछ अलग ही होता है, उसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब लेकिन मुझे आगे की बातें करने के लिए ये थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ करनी थी। अब हम अपने डिस्कशन को बढ़ा रहे हैं आगे, और आगे बढ़ाएं मुझे आप इस वाले बेसिक जो डेटा था हमारा, जो शुरुआती डेटा था, इसमें ना मुझे आप डीओएल, डीएफएल और डीसीएल कंप्यूट करके बताइए। सर ये कहां पहुंच गए आप? डीओएल, डीएफएल और डीसीएल क्यों? अरे रुको तो सही, यही तो कनेक्ट करना ना हमें, यही तो फॉर्मूलाज को कनेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज डीओएल, बेसिक वाला जो हमारा डेटा था, शुरुआती डेटा, उसमें सर डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमारा कंट्रीब्यूशन सर है इस केस में, कंट्रीब्यूशन था हमारा 4000 और हमारा ईबीआईटी 2000, तो 4000 अपॉन 2000, 4000 अपॉन 2000 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं सर। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? सर डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हमारा ईबीआईटी इसमें कितना है? 2000, और ईबीटी हमारा है 1000। आप चेक कर लीजिए हमारा ईबीआईटी कितना है? 2000, ईबीआईटी 2000, ईबीटी 1000, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 2/1। ये भी 2 टाइम्स ही आ रहा है ना? ये भी कितना आ रहा है? ये भी हमारा 2 टाइम्स ही आ रहा है। व्हाट इज डीसीएल? डीसीएल तो आप सीधे निकाल सकते हो, 2 इंटू 2, डीओएल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल 4 ही आएगा, पर वैसे भी देख लें कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? कंट्रीब्यूशन हमारा है 4000, और ईबीटी कितना है? 1000। 4/1 कितना होता है? 4 टाइम्स होता है, और वैसे भी 2 इंटू 2 भी करोगे तब भी कितना आएगा? 4 टाइम्स ही आएगा। तो डीसीएल हमारा जो है बेसिक वाले फॉर्मूला से कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी 4000 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाएं। हमारा डीओएल 2 टाइम्स है। डीओएल किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है? सर कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में। डीओएल के न्यूमरेटर में क्या है? कंट्रीब्यूशन। डीओएल के डिनोमिनेटर में क्या है? ईबीआईटी। अब ये डीओएल 2 टाइम्स का मतलब है कि अगर हम कंट्रीब्यूशन को 1% से छेड़ेंगे, मतलब बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो जो ईबीआईटी है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, उसका चेंज मल्टीप्लाइंग आएगा। मल्टीप्लाइंग कितना मल्टीप्लाइंग आएगा? डिपेंड करता है कि डीओएल कितना है। डीओएल कितना है? 2 टाइम्स, तो ईबीआईटी में जो चेंज आएगा वो दुगना आएगा। फिर से बोलता हूं, जो न्यूमरेटर है डीओएल का मतलब कंट्रीब्यूशन, उसको अगर आप 1% से बदलोगे तो जो डिनोमिनेटर में ईबीआईटी है उसका बदलाव जो है वो 1% ही नहीं रहेगा, उसका बदलाव मल्टीप्लाइंग आएगा। और कितना मल्टीप्लाइंग होगा? जितना डीओएल होगा। डीओएल कितना है? 2 टाइम्स। तो हमारे इस एग्जाम्पल का मतलब ये हो जाता है कि 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग 2% चेंज इन ईबीआईटी। ये डीओएल जो अभी 2 टाइम्स है, अगर मान लीजिए ये 4 टाइम्स होता तो फिर हम क्या बोलते? फिर हम बोलते एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग 4% चेंज इन ईबीआईटी। ये डीओएल 6 होता तो एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग 6% चेंज इन ईबीआईटी। फिलहाल यहां डीओएल कितना है? 2 टाइम्स, तो हम क्या बोलेंगे? एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग 2% चेंज इन ईबीआईटी। और अब आप इस बात को प्रूव होते हुए देखेंगे भी यहां पर। आप मुझे बताइए हमारा जो कंट्रीब्यूशन का चेंज है वो कितना है? सर कंट्रीब्यूशन का चेंज है 20%। ईबीआईटी का चेंज कितना है? दुगना। 20 का दुगना कितना होता है? 40। प्रूव्ड। 20 का दुगना कितना है? 40। मतलब ये कि हमने अगर कंट्रीब्यूशन को 20% से बढ़ाया तो ईबीआईटी में जो इंक्रीज आया वो मल्टीप्लाइंग आया, 20% नहीं आया। और कितना मल्टीप्लाइंग? जितना डीओएल है, डीओएल 2 टाइम्स है तो दुगना, तो 20 का दुगना कितना होता है? 40। यहां पर गिरावट में भी देख लीजिए, जब ये गिरा 10 से गिरा तो 10 का दुगना
20%, 20% से गिरा। तो आप पहला जो हमारा इंटरप्रिटेशन निकला यहां पर ये कि DOL 2 टाइम्स का मतलब है न्यूमरेटर में जितना चेंज करोगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइंग चेंज आएगा। एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग मल्टीप्लाइंग चेंज इन डिनोमिनेटर मतलब EBIT, और वो मल्टीप्लाइंग कितना, जितना DOL है, DOL 2 टाइम्स है, तो हाँ एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग 2% चेंज इन EBIT। आती है बात समझ में? अब आ जाइए दूसरे वाले फॉर्मूला पर। दूसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा है सर? दूसरा फॉर्मूला हमारा है DFL का। DFL किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है सर? DFL जो बताता है वो EBIT और EBT के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अगर ये EBIT और EBT के रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप बताता है, इसका मतलब ये कि अगर आप EBIT में मतलब न्यूमरेटर में 1% का चेंज करोगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आएगा, और वो मल्टीप्लाइंग कितना, जितना DFL है। DFL भी यहां पे 2 टाइम्स है। इसका मतलब यहां पर हम क्या लाइन बोलेंगे? एवरी 1% चेंज इन EBIT विल ब्रिंग 2% चेंज इन EBT। एवरी 1% चेंज इन EBIT विल ब्रिंग 2% चेंज इन EBT। अब आप चेक करिए यहां EBIT का बदलाव कितना है सर? EBIT का बदलाव 40% है। EBIT का बदलाव 40% है, क्योंकि DFL 2 टाइम्स है तो EBT का बदलाव दुगना होगा। आप देख लो 40 का दुगना कितना होता है? 80। 40 का दुगना कितना होता है? 80। यहां पर भी देखो हमने EBIT को 20% से गिराया तो 20% का दुगना कितना है? 20% का दुगना 40% है। तो आपको पहले तो इंटरप्रेट करने के लिए यह पूछना पड़ेगा अपने आप से कि जिस भी लेवरेज की बात हो रही है वो किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो न्यूमरेटर में जो है उसके साथ जितनी छेड़खानी करोगे डिनोमिनेटर में उतनी ही छेड़खानी नहीं होगी, मल्टीप्लाइंग होगी। तो अगर हमने न्यूमरेटर मतलब अगर मैं DOL की बात करूं, अगर हमने कंट्रीब्यूशन को 1% से बदला है तो डिनोमिनेटर मतलब EBIT में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आएगा, और हमारे इस एग्जांपल में 2 है तो 2% का चेंज आएगा। ये ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा आ जाएगा। अब जरा बताइए DCL कितना है सर? DCL 4 टाइम्स है। DCL किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है सर? कंट्रीब्यूशन एंड EBT। इसका मतलब ये हुआ DCL का मतलब है एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग, क्योंकि यहां DCL 4 टाइम्स है, विल ब्रिंग 4% चेंज इन डिनोमिनेटर मतलब EBT। हमने यहां अब हमारे इस एग्जांपल में देखिए DCL हमारा 4 टाइम्स है, DCL हमारा 4 टाइम्स है, और DCL रिलेशनशिप बताता है कंट्रीब्यूशन और EBT के बीच में। आप चेक कर लीजिए हमारा कंट्रीब्यूशन 20% से बढ़ा, 20 का 4 गुना कितना होता है? 80। क्या EBT में, सॉरी ये EBT में कितना चेंज आया है? 80। हमारा जब कंट्रीब्यूशन गिरा 10%, 10 का 4 गुना कितना होता है? 40। 40 से गिर गया। मेरे ख्याल से इतना रिलेशनशिप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम DOL, DFL या DCL निकाल रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। DFL अगर 3 टाइम्स है इसका मतलब क्या है? पहले ये सोचो सर, DFL बताता किसके बीच में है रिलेशनशिप? EBIT और EBT। अगर DFL 3 है दैट मींस जो न्यूमरेटर में है उसमें अगर 1% चेंज करेंगे मतलब EBIT में 1% चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर मतलब EBT में 3% का चेंज आएगा। DCL अगर मान लो किसी कंपनी का 7 टाइम्स है दैट मींस, पहले ये देखो DCL किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? कंट्रीब्यूशन और EBT। इसका मतलब अगर DCL 7 है तो एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग 7% चेंज इन EBT। इतना समझ में आया? अब ना हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करने लगे हैं। ध्यान से प्लीज सुनिएगा, फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल लिया आपने देखा क्या वहां पर कंट्रीब्यूशन का और EBIT का परसेंटेज चेंज सेम था? नहीं सर, उसका सेम कैसे हो सकता है? अगर हमने कंट्रीब्यूशन को 20% से चेंज किया तो EBIT में बदलाव दुगना आया। ये दुगना कहां से आया सर? ये DOL है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में जो रिलेशनशिप बताती है वो लेवरेज DOL है, क्योंकि DOL 2 टाइम्स था, इसलिए कंट्रीब्यूशन में अगर 20% का बदलाव आया तो EBIT में जो बदलाव आया वो दुगना आया। दुगना आया कितना मतलब? 40% आया। यहां पर भी देख लो ये 10 था तो 10 का दुगना कितना हो गया? 20। तो मैं अब यहां पर एक बात ड्रॉ करूं कि परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन में अगर आपको बता दूं उसको DOL से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो फिर रिजल्टिंग क्या आएगा? वो जो आएगा, जो फिगर आएगी वो क्या है बेसिकली? वो EBIT का परसेंटेज चेंज है। अगर मैं कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज 20% है और DOL 2 टाइम्स है तो इस 20 और 2 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा 40%, वो बेसिकली क्या है? वो EBIT का परसेंटेज चेंज है। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहां पर DOL से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर यहां से DOL का फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं
तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखें, जब हम बेसिक वाले फॉर्मूला की बात करते हैं तो वहां पे सिंपली कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी आता है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, तो वहां पर सिर्फ एक डेटा की एक पर्टिकुलर लेवल की बात हो रही होती है। लेकिन जब हम चेंजेस पर आते हैं तो ध्यान रखें, ईबीआईटी का चेंज हमेशा मल्टीप्लाइंग होगा। तो अगर आपको चेंजेस की मदद से डीओएल कंप्यूट करना है तो जो ईबीआईटी का चेंज है वो ऊपर रखना पड़ेगा और कंट्रीब्यूशन का चेंज नीचे रखना पड़ेगा। अब जरा आप देख लो, हमें अगर मैं आपको चेंजेस बता दूं तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना, 40 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो इसी से तो डिराइव किया ये फॉर्मूला। तो आप अगर देखें ध्यान से, हमारा जो डीओएल की अगर हम मदद लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज अगर हमको पता हो उसको डीओएल से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज आ जाता है। जितना भी कंट्रीब्यूशन का चेंज आएगा, डीओएल जितना भी होगा उतना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आएगा ईबीआईटी में। डीओएल क्योंकि यहां 2 था तो दुगना इफेक्ट आया था, डीओएल 3 होता तो तिगुना इफेक्ट आता, तो जितना डीओएल होगा उतना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब आप कहोगे सर लेकिन फॉर्मूला तो ये नहीं था, जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला था उसमें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, आप चेक करो फॉर्मूला चेक करो, डीओएल का जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला था वहां पे था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखो ना, यही तो फॉर्मूला डिस्कस किया था आपके साथ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। लेकिन अब आप समझदार हैं। समझदार कैसे हैं, आपको ये बात पता है कि चाहे सेल का परसेंटेज चेंज बोलो चाहे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज बोलो, बात तो एक ही होती है क्योंकि दोनों का परसेंटेज चेंज सेम होता है। अरे जो बात मैंने पीछे लिखवाई वो शौकिया थोड़ी लिखवाई, ये यूज होनी है। आप कहने का मतलब ये कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वहां पर परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं लिखते, यहां पर हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल लिखते हैं। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको यह बात पता है कि चाहे सेल का परसेंटेज चेंज बोलो चाहे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज बोलो वो तो सेम ही रहेगा ना, वो थोड़ी बदलेगा। अभी तो देखा हमने पीछे, भाई 20% का सेल का चेंज था, 20% का कंट्रीब्यूशन का चेंज था, चाहे गिराया भी था तो 10-10% से गिरा था। इसका मतलब यह कि यहां कंट्रीब्यूशन वर्ड की जगह मैं चाहूं तो सेल्स वर्ड लिख सकता हूं। तो हमारा डीओएल का परसेंटेज वाला फॉर्मूला हमें बिल्कुल क्लियर है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स लिखो या कंट्रीब्यूशन लिखो, बात एक ही है क्योंकि जब परसेंटेज चेंज की बात आती है तो वो तो सेम ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले फॉर्मूला की। हमारा अगला फॉर्मूला जो है वो डीएफएल का है। अच्छा, डीएफएल किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता था? सर डीएफएल बताता था, हम पे पता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी is equals to percentage change in EBT। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, क्या परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी सेम होगा? नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि डीएफएल कितना है। हमारे इस एग्जांपल में डीएफएल भी 2 टाइम्स था, तो अगर हमने ईबीआईटी में 40% का बदलाव किया तो ईबीटी में दुगना बदलाव आया क्योंकि डीएफएल जो है वो किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, ईबीआईटी और ईबीटी। यहां पर 20% का बदलाव किया तो यहां दुगना बदलाव आया, कितना, 40%। इसका मतलब ये कि अगर हमें परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को, परसेंटेज इन ईबीआईटी को डीएफएल से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहां पे डीएफएल 2 टाइम्स था तो 40 का दुगना 80 और ऐसे ही जब गिराया था तो 20 का दुगना 40। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हमको परसेंटेज चेंज इन ईबीटी चाहिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी चाहिए तो क्या करना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को डीएफएल से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हमारा डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डीएफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सर फिर से वही बात, आप जरा बेसिक, आप जरा परसेंटेज वाला फॉर्मूला देखो, ये थोड़ी लिखवाया था आपने, तो क्या लिखवाया था आप ही बता दो। सर आप देखो ना, आपने यहां पर ईपीएस वर्ड लिखवाया था। अरे अब तो आप समझदार हो ना, आपको ये बात पता है चाहे ईबीटी का परसेंटेज चेंज बोलो चाहे ईएटी का परसेंटेज चेंज बोलो या फिर ईपीएस का परसेंटेज चेंज बोलो, सेम ही होता है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है, क्या मैं इसको ईबीटी की जगह, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी की जगह, क्या यहां पर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिख सकता हूं? भाई अगर मैं परसेंटेज चेंज के लिहाज से बात करूं तो ईबीटी हो या ईएटी हो या ईपीएस हो एक ही बात है।
तीनों का परसेंटेज चेंज सेम होता है। तो यहां पर भी मैं ईबीटी की जगह हटा के अब यहां पे क्या लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। लेकिन सर ये करना क्यों? अरे भाई क्या करें, जो ओरिजिनली फॉर्मूला डिराइव्ड है ना वो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस के कॉन्टेक्स्ट में ही है। कहने का मतलब क्योंकि ईपीएस इनकम स्टेटमेंट में सबसे आखिरी में आता है, ईएटी के बाद हम ईपीएस निकाल देते हैं, इसलिए यहां फॉर्मूला में उन्होंने ईपीएस यूज किया है इंस्टेड ऑफ ईबीटी। लेकिन हम ये जानते हैं चाहे ईबीटी लिखो या ईएटी लिखो या ईपीएस लिखो, बात तो एक ही है जहां तक परसेंटेज चेंज की बात है। तो अब हमने फाइनली कंक्लूड किया डीओएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और सेल्स का परसेंटेज चेंज सेम होता है। डीएफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि ईपीएस का, ईबीटी का, ईएटी का परसेंटेज चेंज सेम होता है। तो हमने कहा ठीक है, तीनों में से कुछ भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब फिर से वही बात समझिए, जब हम डीएफएल की बात कर रहे होते हैं बेसिक वाले फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला पता क्या होता है, ऊपर ईबीआईटी होता है, नीचे ईबीटी होता है ना। यहां ध्यान रखें परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे है और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या ईएटी या ईपीएस ऊपर है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमेशा ज्यादा ही होगा किससे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से। अगर डीओएल हमारा कुछ भी है इसलिए वो ऊपर आएगा, तभी आपको वो डीओएल का फॉर्मूला दे देगा। अब जैसे कि इस एग्जांपल में ही जो हमने अभी लिखा पीछे, हमने देखा कि हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना था, अभी आपको याद है, फिगर्स याद है, 80% था, और ये कितना था, 40% था। तो कितना आया, टू टाइम्स ही आया नहीं। चलिए अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं तीसरे वाले फॉर्मूला की बात करूं, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, टीसीएल जो है वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो बताता है सर कंट्रीब्यूशन और ईबीटी। तो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन को मैं अगर डीसीएल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हम लिख देते हैं कि वो आ जाता है हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अब जो डीसीएल है, डीसीएल किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, सर डीसीएल बताता है कंट्रीब्यूशन के बीच में और ईबीटी के बीच में। कंट्रीब्यूशन में अगर 20% का चेंज है तो ईबीटी में 4 गुना 80% का बदलाव आ गया। यहां 10% का बदलाव किया तो 4 गुना 40% का बदलाव आ गया। ये 4 गुना बदलाव क्यों आ रहा है, सर 4 गुना बदलाव आने के पीछे कारण है डीसीएल हमारा 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये कि जितना भी परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन हो उसको मल्टीप्लाई कर दो डीसीएल से, तो आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीटी आ जाता है। यही बात हमने यहां पर लिखी है कि परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन हमारा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 20 था और डीसीएल 4 था, तो ये कितना हो गया हमारा चेंज, 80% का हो गया। और मैं इसकी मदद से ही अगर अब डीसीएल निकालना चाहूं तो डीसीएल हमारा क्या हो जाएगा, सर डीसीएल हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अब हमारा फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला ये नहीं था, फॉर्मूले में फिर क्या था, सर जहां पर ईबीटी लिखा है वहां ईबीटी नहीं, वहां पर क्या लिखा था, वहां पर ईपीएस लिखा था। और जहां पर कंट्रीब्यूशन लिखा है वहां पर क्या लिखा था, वहां पर परसेंटेज चेंज इन सेल लिखा था। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये मैंने क्यों चेंजेस किए हैं, क्योंकि चाहे ईबीटी बोलो चाहे ईपीएस बोलो, चेंज का जहां तक बात है, परसेंटेज चेंज की बात है, सेम ही है। अगर हम कंट्रीब्यूशन बोले या सेल बोले, जहां तक परसेंटेज चेंज की बात है सेम ही है। इसलिए हमने ईबीटी की जगह ईपीएस का चेंज लिख दिया और कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स का चेंज लिख दिया। और अब जरा देखिए डीसीएल सबसे लंबा रास्ता तय करता है। जानते हो हमारी इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर क्या है, सेल, और सबसे नीचे क्या है, ईपीएस। डीसीएल जो है सबसे लंबा रास्ता तय करता है, सबसे ऊपर सेल सबसे नीचे ईपीएस। तो हमें अब ध्यान रखना है डीसीएल के केस में हम जो है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज चेंज इन सेल्स को नीचे रखेंगे। डीसीएल का बेसिक वाला फॉर्मूला देखोगे तो ध्यान रखें ऊपर कंट्रीब्यूशन है और यहां पे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज या सेल का परसेंटेज चेंज नीचे है। ऐसे ही जब मैं बेसिक वाला फॉर्मूला देखता हूं तो वहां पर ईबीटी नीचे है और यहां ईबीटी का परसेंटेज चेंज ऊपर है, या ईबीटी बोले, ईएटी बोले या फिर ईपीएस बोले, बात एक ही है। तो ध्यान रखें परसेंटेज चेंजेस की जब बात आती है, जो हमारे बेसिक वाले फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में होता है वो यहां न्यूमरेटर में पहुंच जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज हमेशा ज्यादा होगा न्यूमरेटर के परसेंटेज चेंज से। आप मेरी बात आई होप कि समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
बेसिक वाले फॉर्मूलाज में जो भी हम लिखते हैं, जैसे डीओएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, लेकिन जब हम बात करना शुरू करते हैं परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला की, तो वहां पर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर चले जाएगा और परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन नीचे आ जाएगा, या परसेंटेज चेंज इन सेल लिखो, बात एक ही है। अब जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में 80% का ईपीएस में परसेंटेज चेंज था और यहां 20% था, तो 80/20 करेंगे तभी कितना आएगा, तभी 4 आएगा। तो यहां पर हमारे बेसिक वाले फॉर्मूलाज के साथ साथ अब ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज भी हो गए हैं डिराइव। तो अब हम अपनी सारे फॉर्मूलाज को कंक्लूड कर सकते हैं। डीओएल के दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बेसिक फॉर्मूला। फिर हमने कहा परसेंटेज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज इन कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज, सेल्स का परसेंटेज चेंज सेम होता है, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बुक्स में, एकेडमिक बुक्स में गिवन है, वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर हमने कहा डीएफएल, डीएफएल का बेसिक वाला फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, लेकिन जब परसेंटेज चेंज की बात आती है तो हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईपीएस हमारे एकेडमिक फॉर्मूलाज है तो हमें ईपीएस ही मेंशन करना है, जबकि हम दिल में जानते हैं ईपीएस का परसेंटेज चेंज, ईएटी का परसेंटेज चेंज और ईबीटी का परसेंटेज चेंज सेम होता है। फिर हम डीसीएल कहते हैं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या होता है, ईबीटी, लेकिन जब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है, जहां जहां पर हम कंट्रीब्यूशन लिख रहे थे, जब हम परसेंटेज चेंज के फॉर्मूलाज में लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन हटा के सेल लिख देंगे। जहां जहां पर हम ईबीटी लिख रहे थे वहां पर ईबीटी हटा के परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिख देंगे। बस यही बदलाव है और कुछ नहीं। चलिए अब अपने डिस्कशन को हम बढ़ाएंगे आगे कुछ एग्जाम के एमसीक्यूज देखकर। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारे हो गए थे, 24 से हमको आगे बढ़ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने। अ फर्म हैज अ डीओएल ऑफ 6 एट अ सर्टेन प्रोडक्शन लेवल, इफ सेल्स ऑफ द फर्म राइज बाय 1%, इट इंप्लाइज दैट। आप पहले ये सोचिए कि डीओएल किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। सर वो बताता है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज और सेल्स का परसेंटेज क्योंकि सेम होता है, तो जब वो परसेंटेज चेंज की जनरली बात करेगा तो वो कंट्रीब्यूशन ना लिख के सेल्स का परसेंटेज चेंज लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि सेल का परसेंटेज चेंज भले ही बोल रहा है लेकिन कंट्रीब्यूशन का भी परसेंटेज चेंज सेम ही होगा, मतलब 1% ही होगा। कह रहा है कि अगर 1% से सेल्स चेंज होती है या कंट्रीब्यूशन चेंज होता है, अगर हमारा डीओएल 6 है तो उसका रिजल्टिंग फिगर, रिजल्टिंग जो इंपैक्ट है वो किस पर आएगा, ईबीआईटी पर आएगा। और कितना परसेंट आएगा, 6% से आएगा। एवरी 1% चेंज इन सेल विल ब्रिंग 6% चेंज इन ईबीआईटी। तो ईबीआईटी विल राइज बाय, क्योंकि सेल बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स ईबीआईटी भी बढ़ेगा, तो ईबीआईटी विल राइज बाय 6%। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर वो यहां पर 1% ना लिख के कहता 3%, तो आप क्या करते, 3 का 6 गुना कर देते, फिर हमारा आंसर क्या होता, 18%, राइट, क्योंकि डीओएल 6 है। अब ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बेसिक। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी तक जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं परसेंटेज चेंजेस पर ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, अगर मैं फाइनेंस की हिस्ट्री उठा के देखूं लेवरेजेस चैप्टर से, तो परसेंटेज चेंजेस वाले क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आया करते हैं। तो मैं अब जिस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, 2-4 कुछ सीए एग्जाम के हैं और कुछ हमारा पुरानी हिस्ट्री उठाए सीएस प्रोफेशनल की, कुछ वहां का है, वो क्वेश्चन एज इट इज आएंगे अगर आएंगे तो मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं, उनको अच्छे से देख जाइएगा। फिगर्स वगैरह थोड़ी बदल सकता है लेकिन एज इट इज पूछने का पूरी पॉसिबिलिटी है। आइए जरा पढ़ते हैं। यूज दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 25 से 27। मैंने एक कॉमन इंफॉर्मेशन देकर आपसे 3 सवाल यहां पर करते हैं। हमें पहले तो एक इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है ना, एक इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और उसने हमसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा है, मतलब क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके बताओ बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स। अब ये ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके बताओ, ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके भी इसका आंसर दिया जा सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। बट फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 डीओएल से रिलेटेड है, पहले आप मुझे क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन में डीओएल निकाल के बताइए। डीओएल का फॉर्मूला होता है बेसिक वाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, है ना जी।
अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितना है चेक करो जी। कंट्रीब्यूशन है सर हमारा यहाँ पर 1.5 लाख और ईबीआईटी हमारी है 50,000, तो 1.5 लाख अपॉन 50,000, 1.5 लाख अपॉन 50,000, ये आ गया 3 टाइम्स। मुझे ये बताइए इस 3 टाइम का क्या मतलब है सर? 3 टाइम्स का मतलब है एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल विल ब्रिंग 3% चेंज इन ईबीआईटी। एवरी 1% चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन, क्योंकि दोनों का परसेंटेज चेंज सेम होता है, विल ब्रिंग 3% चेंज इन ईबीआईटी। अब आप जरा खुद सोचिए, इस क्वेश्चन में इसने मुझे क्या बोला है, कह रहा बताइए ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा अगर हमारी सेल 10% से बढ़ेगी। भाई क्योंकि डीओएल 3 है, तो 3 गुना चेंज मतलब 30% का बदलाव आएगा। नहीं, ईवीआईटी में कितना बदलाव आएगा? 30% का बदलाव आएगा। तो अब आप ना डीओएल का दूसरा वाला फॉर्मूला लिखिए। सर डीओएल का दूसरा वाला फॉर्मूला होता है, अब ध्यान रखें जो चीज यहां पर डिनोमिनेटर में है, जब चेंज की बात आती है, क्योंकि इसका चेंज ज्यादा होता है, तो ये ऊपर चले जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और जहां जहां कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज लिखा होता है वहां पर हम बदल के क्या लिख देते हैं? परसेंटेज चेंज इन सेल। दिल में हम ये बात जानते हैं कि दोनों का चेंज सेम ही होता है। डीओएल हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ऊपर 3 टाइम्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये तो हमको कंप्यूट ही करना है, इसने पूछा ही है बताओ कितना बदलाव आएगा। और परसेंटेज चेंज इन सेल हमको दे रखा है इसने 10% का, तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विल बी 30%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि फटाफट वर्बली कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर देंगे? हाँ सर, कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है। हमें डीओएल का फॉर्मूला पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख रुपए का, ईबीआईटी है 50 का, 1.5 लाख अपॉन 50 3 आ जाएगा। इवन कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। और आपको डीओएल 3 का मतलब पता है कि अगर हमारा कंट्रीब्यूशन या सेल 1% से बदलेगा तो जो ईबीआईटी में बदलाव आएगा वो 3% का आएगा। इसने सेल का बदलाव आपको दे रखा है 10%, तो ईबीआईटी में बदलाव 3 गुना, 10 का 3 गुना कितना होता है? 30%। सीधा टिक कराना। हमने जो अभी ये जो कैलकुलेशंस किए हैं ये हमने ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशंस किए हैं। मतलब हमने जो अभी किया है ना, हमने ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किया है। बिना ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कॉमन सेंस लगाकर। कैसे? इसने आपको बताया है कि सेल 10% से बढ़ेगी, हाँ सर बताया है, तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। इसका मतलब हमारी नई सेल कितनी होने वाली है? 220। सेल 10% से बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा। 50 का 10% 5,000 तो कितना हो जाएगा? 55,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ तो कितना आता है? 165। हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसका मतलब ये 1 लाख रहेगी। नई ईबीआईटी आ जाएगी 65,000 रुपए की। अब आप चेक करें हमारा चेंज कितना है सर? चेंज है 15,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना है? 50,000 इनटू 100। क्या अभी भी आपने परसेंटेज चेंज नहीं निकाल लिया? हाँ सर निकाल लिया, 30%। क्या आपने कोई ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किया? नहीं, सिंपल आपने कॉमन सेंस यूज किया और 30% ऐसे भी निकाल लिया। लेकिन ऐसे निकालने के लिए जरूरी है कि आपको पहले एग्जिस्टिंग डेटा दे रखा हो। और जानते हो ऐसे निकालना इस चैप्टर की तौहीन करना है। अरे भाई हम लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हम लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके निकालेंगे। हालांकि अब तो एमसीक्यू पैटर्न है, आप कैसे निकाल रहे हैं एग्जामिनर को क्या पता, तो आप अगर ऐसे भी करके आएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता तो ऐसे अगर करके आते तो एग्जामिनर गलत कर देता, बिकॉज दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज तो ये वाला है जो हमने अभी ऐसे किया। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, खुद ही कह रहा है भाई किसका कॉन्सेप्ट यूज करो? फाइनेंशियल लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करो। बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगता हो उसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी? ईबीटी की। टैक्स किस पर लगता है? टैक्स ऐसी इनकम पे लगता है जो टैक्स से पहले हो। टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगता है। इसका मतलब ये पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंटेज will the taxable income increase if EBIT increases by 6%? अब आप जानते हैं EBIT और EBT के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो कौन है? वो DFL है। इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें पहले DFL निकालना पड़ेगा।
ईबीआईटी हमारे इस क्वेश्चन में है 50,000 की और ईबीटी हमारे इस क्वेश्चन में है 40,000 की। तो आइए पहले हम डीएफएल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। 50,000 अपॉन 40,000, ये हमारा आ गया 1.25। इसका मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, 1% चेंज अगर ईबीआईटी में आएगा तो ईबीटी में सवा 1.25% का चेंज आएगा। ठीक है, अब आप डीएफएल का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डीएफएल का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो ध्यान रखें हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिखते हैं, लेकिन यहां पर ईबीटी ही लिखेंगे क्योंकि उसने भी ईबीटी ही यूज किया, उसने भी टैक्सेबल इनकम वर्ड यूज किया, मतलब ईबीटी यूज किया है। लेकिन हम जानते हैं ईबीटी लिखवाओ या ईएटी लिखवाओ या ईपीएस लिखवाओ, बात तो सेम ही है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। डीएफएल 1.25 है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी जो है उसने हमसे मांगा है, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी उसने खुद दे दिया है हमको 6% है। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी हो जाएगा 6 इंटू 1.25, ये आ जाएगा शायद 7.5%। एक बार चेक करो ये आ रहा है क्या? 7.5% ही आ रहा है। 7.5% का मतलब हो गया बी इज द आंसर। तो आपको तो सिंपली क्या करना है, डीएफएल निकालना है 1.25। अब हम जानते हैं अच्छा 1.25 मतलब एवरी 1% चेंज इन ईबीआईटी विल ब्रिंग्स 1.25% चेंज इन ईबीटी। तो 6% का बदलाव दे रखा है ईबीआईटी में, तो 6 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज, सिंपली बोला है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। अब आप आगे पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन से लेवरेज की बात कर रहा होगा। इसने पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम का मतलब हो गया ईबीटी, इंक्रीज इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 8%। अब जरा सोचिए, सेल्स और ईबीटी मतलब टॉप मोस्ट और ईबीटी, अगर टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे सेल्स सबसे ऊपर है और ईबीटी सबसे नीचे है। सेल्स सबसे ऊपर है और ईबीटी सबसे नीचे है, और इतना बड़ा रास्ता जो है वो कौन तय करता है? इतना बड़ा रास्ता डीसीएल तय करता है। नहीं तो, और वैसे भी हम जानते हैं सेल्स का चेंज मतलब कंट्रीब्यूशन का चेंज, तो कंट्रीब्यूशन और ईबीटी के बीच में कौन रिलेशनशिप बताता है? सर वो डीसीएल बताता है। इसका मतलब यहां पर हमें डीसीएल की मदद लेनी है। क्वेश्चन नंबर 27। तो पहले आप डीसीएल निकाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन हमारा इस क्वेश्चन में है 1.5 लाख और ये है 40,000। चलो बताना कितना आएगा? 3.75। क्या मतलब है इसका? एवरी 1% चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग 3.75% चेंज इन ईबीटी और ईएटी और ईपीएस। ईबीटी का, ईएटी का और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने परसेंटेज चेंज इन ईबीटी यूज कर रखा है तो हम भी ईबीटी वर्ड यूज करेंगे, हम ईपीएस यूज नहीं करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 3.75 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी हमको कंप्यूट करना है, और ये 8 दे रखा है। एट इंटू 3.75 बताओ कितना होता है? 30%। 30% का मतलब हो गया सी इज द आंसर। एक बच्चे की डिमांड है
कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है कि हमने यहाँ पर सेल्स का 8% से चेंज किया है और हमारा ईबीटी में 30% से बदलाव आया है, ये एक बार बिना डीसीएल का कॉन्सेप्ट यूज किए बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्या दिक्कत है? आओ यहीं पे ही देख लेते हैं फिर से। बिना डीसीएल का कॉन्सेप्ट यूज किए, कैलकुलेटर पकड़िए भाई हाथ में, 2 लाख रुपए में 8% जोड़ दीजिए। सर 2 लाख का 8% 16,000 होता है, तो ये हो जाएगा 2,16,000। ठीक है जी। 50,000 में 8% जोड़ दो, 50,000 में 8% जोड़ देते हैं तो ये होता है 54,000। तो 2,16,000 में से 54 घटा दो, ये आता है 162। ठीक, अच्छा ये तो सेम ही रहेगी 1 लाख, ये हो जाएगा 62। इंटरेस्ट भी सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 52। चेक कर लो चेंज कितना है। सर चेंज है 12,000, ओरिजिनल कितना है 40,000। 12,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 कितना होता है 30%। देख लो सेम ही आ रहा है। ये कितना बढ़ाया 8%, 8%, और ये कितना चेंज आया 30%। तो बिना लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किए भी हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, सीए नवंबर 2007 का, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत फेवरेट रह चुके हैं पास्ट की। अगर हिस्ट्री देखते हैं तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, हमारे एग्जाम में एज इट इज 1 नंबर का एमसीक्यू ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए जरा पढ़ते हैं। हमें ईबीआईटी दे रखा है, कितना ईबीआईटी दे रखा है 15,750 लाख। ईबीटी दे रखा है 7,000 लाख। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट की बात ही कर रहा है 1575 लाख। और हमसे मांगा क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। अब आपको यहां पर क्लियरली मेंशन है कि ईपीएस का परसेंटेज चेंज बताना है अगर सेल में इतना बदलाव आता है। तो पहले तो आपको यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि ईपीएस और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है। कभी भूल जाओ तो सोचो, सेल इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर, ईपीएस इनकम स्टेटमेंट में सबसे नीचे। इतना बड़ा रास्ता कौन तय करता है? इतना बड़ा रास्ता कंबाइंड लेवरेज ही तय करती है। नहीं तो हम यहां पर पहले तो एक लाइन लिखेंगे, the relationship between EPS and sales is explained by DCL। तो हमारा सबसे पहला स्टेप तो क्या होना चाहिए कि हमें बेसिक वाले फॉर्मूला से DCL कंप्यूट करना है। हाउ टू कंप्यूट DCL बाय बेसिक फॉर्मूला? सो सिंपली कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और ईबीटी चाहिए, तो आइए जरा देखें कंट्रीब्यूशन और ईबीटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम तो देखो यही कहेंगे कि आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, अपने आप निकल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारी ईबीआईटी आती है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारा ईबीटी आता है। ठीक है जी। डीसीएल के लिए एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले वो पुट कर दो। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमको? सर क्वेश्चन में हमको गिवन है एक तो ईबीआईटी, ये रही ईबीआईटी 15,750। फिर हमको गिवन है फिक्स कॉस्ट, ये रही 1575। फिर हमें दे रखा है ईबीटी भी दे रखा है सर 7,000, ईबीटी भी दे रखा है। अब सब कुछ तो उसने बता ही दिया है, अब करना क्या है आपको? इंटरेस्ट नहीं भी निकालोगे चलेगा भाई, इंटरेस्ट की जरूरत क्यों है? कंट्रीब्यूशन और ईबीटी तो चाहिए, बट फिर भी मन नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर निकाली जा सकती है, पर जरूरत नहीं है इसको निकालने की। ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था ये बात, शायद मैंने पहले भी बता रखी है आपको, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जो चीज माइनस होती है वो चीज प्लस कर दी जाती है। भाई 15,750 कुछ माइनस करके आया है, तो जो माइनस करने से पहले की फिगर है वो तो ज्यादा ही होगी ना। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, हम यहां पर 15,750 में 1575 जोड़ देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। बताओ जरा कितना आता है? 1575 ये आ गया है 17,325। अभी तो ये बेसिक बात है, कोई बड़ी बात तो मैंने बोली नहीं अभी आपके सामने।
किसी को थोड़ी भी तकलीफ हो तो आप इस बात को जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट को जोड़ोगे ही ना, ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट को जोड़ोगे ही। मैंने क्या किया है, ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। चलिए आइए, ये तो बेसिक सी बात हुई। अब आइए डीसीएल निकालिए, पहले बेसिक वाले फॉर्मूला से डीसीएल निकाल रहे हैं हम। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, 17,325 डिवाइडेड बाय 7,000 कितना आता बताओ सर? 2.475 आ रहा है। चेक करो, सारे 2.475 ही है। चलिए बताइए अब इस 2.475 का क्या मतलब है। एवरी 1% चेंज इन सेल्स बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो, एक ही बात है। एवरी 1% चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन will result in 2.475% change in EBT कहो, EAT कहो या EPS कहो, है ना, एक ही बात है ना, ठीक है ना। तो और ये लाइन नहीं भी लिखते, DCL का सिंपली अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। DCL है 2.475, परसेंटेज चेंज इन EPS ये निकालना है अपन को, और परसेंटेज चेंज इन सेल क्वेश्चन में दे रखा है 5 है। तो बताइए सेल्स में कितना बदलाव आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो आप, इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। $12.375%, D is the answer. क्वेश्चन नंबर 28 से ही मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 31। तो 29 और 30 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। CS दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है, मतलब जब पहले कभी FM प्रोफेशनल में थी ये तब आया था। ऐसा नहीं है कि 2006 के बाद ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, कई बार आया है। मैं बस कहना ये चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, हो सकता है बस थोड़ी सी फिगर्स बदली हुई हो। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा ऑफ अभिषेक लिमिटेड कंप्यूट दी कंबाइंड लेवरेज। आप देखिए पहले तो उसने मुझसे कंबाइंड लेवरेज इस बार खुद ही डिमांड करी है, और साथ में पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या होगा अगर हमारी सेल्स 5% से बढ़ेगी। भाई सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताता है डीसीएल, तो ये डीसीएल नहीं भी मांगता, हमें कॉम्प्लीमेंट्री वैसे भी निकालनी पड़ती नहीं। तो आइए जरा हम ऐसा करते हैं, पहले हम बेसिक इनकम स्टेटमेंट बनाकर डीसीएल कंप्यूट कर देते हैं। डीसीएल के लिए हमको क्या चाहिए, डीसीएल के लिए हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए और ईबीटी चाहिए। यहां सारी इंफॉर्मेशन लैक्स में गिवन है, तो हम भी लैक्स में ही लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमें कंट्रीब्यूशन ही चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन चाहिए और ईबीटी चाहिए। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा हमारा ईबीआईटी, और ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो आएगा ईबीटी। अब जो जो दे रखा है वो आप मेंशन कर दीजिए। हमको इस क्वेश्चन में ईबीआईटी दे रखा है 10 लाख, लिख दिया हमने। अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ही बात है, 4 लाख दे रखा है, लिख दिया। फिक्स कॉस्ट है 6 लाख। इंटरेस्ट पहले की तरह चाहिए तो नहीं, अगर फिर भी निकालना चाहो तो लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, भाई हमारा ईबीआईटी 10 लाख बचा है, 6 लाख लेस करने के बाद, तो ऑफकोर्स हमारा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 16 लाख रुपए का होगा, 10 + 6। तो अब हम इसकी मदद से अपना डीसीएल कंप्यूट कर सकते हैं। डीसीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन इज 16, ईबीटी इज 4, यह आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स।
4 टाइम्स का क्या मतलब होता है? एवरी 1% चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग 4% चेंज इन ईबीटी और ईएटी और ईपीएस। नहीं, अब यहां पर हम डीसीएल का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और वो होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। मैं ये आपकी जानकारी के लिए लिख दूं कि हम ईपीएस के अलावा ईबीटी भी मेंशन कर सकते हैं और ईएटी भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पर क्योंकि क्वेश्चन में ईपीएस लिखा हुआ है तो इसलिए हम ईपीएस वर्ड पर ही फोकस करेंगे। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और आपको पता हो कि सेल्स का परसेंटेज चेंज और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज सेम होता है, क्योंकि फॉर्मूलाज में सेल्स वर्ड यूज होता है तो हम भी सेल ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डीसीएल हमने कंप्यूट कर लिया है 4। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमको इसको बताना है। परसेंटेज चेंज इन सेल हमको दे रखा है 5, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ जाएगा 5 इंटू 4, 20%। तो हमसे डीसीएल मांगा था जो है 4 टाइम्स, डीसीएल है 4 टाइम्स, और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मांगा था जो कि है 20%। तो 4 टाइम्स और 20%, ये दोनों जिस ऑप्शन में है वो हम टिक कराएंगे। बी इज द आंसर, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में तो हम डीसीएल निकालेंगे, कितना डीसीएल आ गया 4, उसके बाद हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। भाई 5% का अगर सेल्स में चेंज है तो ईपीएस में 4 गुना चेंज आएगा, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 जो है वहां पर हमारा फाइनल आंसर हम टिक कराएंगे। अब मैं जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसमें ना कई सारे बच्चे ना एक सिली मिस्टेक कर देते हैं, बेवकूफी कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और आप बेवकूफी करके आए, इसलिए ध्यान से प्लीज इस बात को सुनिएगा। अब कई बार हमें क्वेश्चन कहता है कि हमें ईबीआईटी को डबल करना है, जैसे 10 मान लो ईबीआईटी है, 10 का हमें डबल मतलब 20 करना है, या 10 का 30 करना है मतलब ट्रिपल करना है, और कई बार 4 गुना मतलब क्वाड्रुप्लिकेट बोल देते हैं 4 गुना को, और 5 गुना को बोल देते हैं क्विंटुप्लिकेट। मतलब ये कि हमें वो बोलेगा या तो डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 टाइम्स करना है। अब ना कई बार बच्चों के दिमाग में ना एक गलत फहमी पता नहीं कहां से आती है, उनको लगता है डबल का करना है का मतलब होता है 200% का चेंज है। भाई डबल करने का मतलब 200% का चेंज नहीं है, डबल करने का मतलब है 100% का चेंज है। आप देख लीजिए, व्हाट इज चेंज 10, व्हाट इज ओरिजिनल 10 इनटू 100, देख लो ना कितना परसेंटेज चेंज है, 100% का चेंज है। डबल करने का मतलब है 200% चेंज नहीं है, 100% चेंज है। आप सोचो 10 का 20 कर रहे हो तो चेंज तो 10 ही किया ना आपने, और ओरिजिनल भी 10 था, तो कितना चेंज किया आपने? 10 को 10 से ही तो बढ़ाया, 100% हुआ ना। यहां पर चेंज कितना है? यहां चेंज है 20, डिवाइड बाय 10 इंटू 100, कितना चेंज हुआ? 200% का। ट्रिपल जब किया आपने तो 10 तो पहले से ही था, चेंज तो 20 का ही हुआ ना, तो यहां पे चेंज 200% है। और ऐसे ही यहां पर चेंज देखोगे तो 30 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, यहां चेंज कितना है? 300%। और ऐसे ही यहां पर आप देखोगे तो कितना दिखेगा आपको? 400% दिखेगा। करके देख लेना आप। कहने का मतलब ये, जो आपको लग रहा है ना उससे 100% कम। डबल में हमें कितना लग रहा होता है? 200%, लेकिन 200 नहीं है, 100% है। ट्रिपल में हमको 300% लग रहा होता है, लेकिन 300 नहीं, 200% का चेंज है। तो ये छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, ये लेवरेज के किसी क्वेश्चन में यूज हो सकती है। कैसे? मैं अभी अगला एमसीक्यू आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, ये जून 2017 में आया था प्रोफेशनल एग्जाम में, सीएस प्रोफेशनल का क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स पहले एफएम प्रोफेशनल में थी तो प्रोफेशनल का ही क्वेश्चन होगा ना। और ये क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आ सकता है। ठीक, आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा है फर्म हैज सेल्स ऑफ 10 lakhs, फिक्स कॉस्ट 1.5 lakhs, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में दे रखा है 30%। मतलब ये कि अगर मैं 10 लाख का 30% निकाल दूंगा तो मेरे पास सीधा क्या निकल आएगा? कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 3 लाख रुपए। ये एक तरह से देखा जाए तो पीवी रेशो है। अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग याद है तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो मतलब पीवी रेशो है, और सेल्स पर अप्लाई करने पर डायरेक्टली हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ा तो उसके लिए उसने हमको 10% डेट दे रखा है 8 लाख रुपए का, और 8 लाख रुपए का डेट का मतलब हो गया 80,000 रुपए का इंटरेस्ट का अमाउंट अगर जरूरत पड़ी तो। फाइंड आउट
फाइंड आउट इफ द फर्म वांट्स टू डबल द ईबीआईटी। अब जरा सोचिए आप, ईबीआईटी को डबल करने की बात कर रहा है, इसका मतलब अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज इज 100% ओनली, क्योंकि 100 से 200 अगर कुछ करना है तो चेंज तो 100 का ही किया ना, तो चेंज कितना है 100%। हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन सेल्स इज नीडेड। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है, ध्यान रखना। पहले के क्वेश्चंस में सेल का परसेंटेज चेंज दे रखा होता था और ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज मांगता था, तो डीओएल से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता था सीधा, क्योंकि ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज हमेशा ऑफ कोर्स ज्यादा ही होगा क्योंकि उसमें मल्टीप्लाइंग इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहां ध्यान रखें, ईबीआईटी का चेंज दिया हुआ है, कह रहा है ये 100% का चेंज करने के लिए, ईबीआईटी को डबल करने के लिए सेल में कितना बदलाव करें। इस बार सेल का चेंज मांगा है और सेल का चेंज 100% में बोल रहा हूं 100% से कम ही होगा, मतलब 100% से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन एक बात तो यहां पर तय हो गई, क्योंकि यहां पर ईबीआईटी और सेल्स के बीच में कनेक्शन बिठाया है, तो यहां यूज होगा ऑपरेटिंग लेवरेज। भाई सेल का चेंज और कंट्रीब्यूशन का चेंज सेम होता है, इसका मतलब ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन के बीच में तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो यूज होती है। तो इंटरेस्ट वाली इंफॉर्मेशन तो यहां बकवास है, किसी काम की नहीं है। क्या करोगे इस डेट वाली इंफॉर्मेशन का? कोई यूज नहीं है। डीएफएल होता तो यूज होता, क्योंकि यहां पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यूज होगा, इसलिए इस डेट का हमें कुछ भी नहीं करना, यूजलेस इंफॉर्मेशन है। चलिए आइए, सबसे पहले हम यहां पर सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक फॉर्मूला से डीओएल निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। 10 का 30% कर ले अगर सीधा, तो 3 लाख हो जाता है। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लीजिए, 1.5 होता है, और हमारा ईबीआईटी सीधे सीधे आ जाएगा 1.5। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, 3 डिवाइडेड बाय 1.5, ये हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब आप क्या करने वाले हो, अब आप परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लिखो। डीओएल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales। ये 2 है, ये 100% है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, प्लीज यहां बेवकूफी मत कर देना, 100 को 200 से 100 को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना प्लीज। यहां 2 नीचे आएगा, 50%। सेल को 50% से बढ़ाएंगे तो क्योंकि डीओएल 2 है, ईवीआईटी पे दुगना इफेक्ट आएगा, मतलब 100% का इफेक्ट आएगा। ठीक है, आप अगर गलत करना चाहें तो 200 भी है आंसर में, ठीक है, लेकिन वो हमें करना नहीं है। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर वर्ड है क्वाड्रुप्लीकेट। पहले तो बताइए क्वाड्रुप्लीकेट का मतलब 4 गुना, क्वाड्रुप्लीकेट का मतलब क्या है 4 टाइम्स। लेकिन जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज इज 300% चेंज। कभी भी भूल जाओ तो 4 गुना करके देख लो, 10 का 40 करना हो तो चेंज इज 30, तो 30 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 300%। ठीक है ना? अच्छा, अब देखते हैं मांगा क्या है। कह रहा कंपनी वांट्स टू क्वाड्रुप्लिकेट इट्स ईपीएस। ईपीएस व्हाट चेंज इन ईबीआईटी। अब पहले तो ये बताइए ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप कौन बताएगा? ईपीएस का चेंज बोलो, ईबीटी का चेंज बोलो, ईएटी का चेंज बोलो, एक ही बात है। तो ईपीएस मतलब ईबीटी का भी चेंज सेम ही होगा। तो ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में डीएफएल रिलेशनशिप बताती है, तो हमें यहां पर डीएफएल का यूज करना पड़ेगा, हमें यहां पर डीएफएल का यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले ऐसा कर लेते हैं, जो जो हमको दे रखा है उसकी मदद से पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स हमें गिवन है 20 लाख, 60% की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 20 लाख का 60% हो जाता है 12 लाख। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा 8 लाख, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, ईबीआईटी हमारा हो जाएगा 4 लाख,
माइनस इंटरेस्ट 2 लाख, ईबीटी आ जाएगा 2 लाख। ठीक है जी। आप एक लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ईपीएस and EBIT is explained with the help of DFL. DFL is equals to EBIT upon EBT. तो 4 लाख अपॉन 2 लाख कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स। अब आप DFL का दूसरा वाला फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। DFL 2 है, किसका चेंज हमको दे रखा है यहां पर, इसने हमें EPS का चेंज दे रखा है, 4 टाइम्स बोला है, तो यहां पर कितना लिख लेंगे 300%। ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 2, 150%। ठीक है, सी इज द आंसर। अगली क्लास में हमारा लेवरेजेस का रिवीजन हो जाएगा खत्म, जितने भी इस टॉपिक के बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो हमारे नेक्स्ट क्लास में रिवाइज हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।